हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, फाइनली आरयूएनएल के द्वारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 4 तारीख को शाम को आपके सामने डिटेल नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। 5 अगस्त मतलब आज से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहां पर आपके सामने नोटिफिकेशन है उसको डिटेल के अंदर आपको अपलोड कर दिया गया है। साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म का लिंक है वो भी आपके सामने एक्टिवेट कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन डिटेल के अंदर नोटिफिकेशन। ये आपके सामने कंप्लीट नोटिफिकेशन है, इसको देखते हैं वन बाय वन चीजों को जो भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपको मेंशन किया गया है। सबसे पहले तो 4 अगस्त 2026 को आपके सामने शाम को नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है और 5 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो यहां से पूरे यहां पर आरयूएनएल की प्रोसेसिंग है अब फास्ट रहेगी। यहां पर जब तक आपके सामने नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक की चीजें आपका डिले चल रही थी। अब कंप्लीट प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होगा। आपका एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, ट्रेनिंग हुई, अब एकदम से स्पीड से प्रोसेस चलेगा ये सारा, ठीक है ना। तो 5 अगस्त से 25 अगस्त तक मतलब 1 मंथ का टाइम नहीं है अब आपके पास में कि 1 महीने फॉर्म चलेंगे, ऐसा नहीं है। केवल और केवल 5 अगस्त से 25 अगस्त तक आप ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अपन जो जूनियर इंजीनियर है आपके सामने मैकेनिकल की पोस्ट है उसके लिए डिस्कस करते हैं सारी चीजें। सबसे पहली चीज तो अब जो मैकेनिकल के अंदर केवल और केवल जो जनरेशन कंपनी है वही पार्ट ले रही है, उसी के अंदर पोस्ट है आपकी। टोटल जो कंप्लीट मैकेनिकल की पोस्ट है केवल और केवल आरयूएल के अंदर है, ठीक है। बाकी आपकी जो ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल और सिविल की बाकी पोस्ट है। मैकेनिकल की केवल और केवल आरयूएल के अंदर है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर आरयूएल के अंदर कंप्लीट अपनी मैकेनिकल की पोस्ट है, ठीक है। चलिए अब यहां पर जो आपके सामने टीएसपी और नॉन टीएसपी की जो पोस्ट है जो मैकेनिकल की उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखना जो अदर स्टूडेंट है मतलब जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं आप मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको छोड़ दीजिए और जो आप ओपन कैटेगरी है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को छोड़ करके जो भी सारी सीट बचती हैं उन सब के लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट फाइट कर सकते हैं। एलिजिबल है अदर जो स्टेट के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज ये क्लियर करके रखना, ठीक है। अब देखना मैकेनिकल के लिए स्पेसिफिक हम चर्चा करते हैं। मैकेनिकल के अंदर टोटल अपने पास में कितनी पोस्ट है टीएसपी के अंदर और नॉन टीएसपी में जो ट्राइबल एरिया है उसकी जो टीएसपी की पोस्ट अलग से आती है और नॉन टीएसपी की जो ट्राइबल एरिया के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए नॉन टीएसपी एरिया में अपने ज्यादा पोस्ट रहती हैं। तो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर आपके कितनी पोस्ट है टोटल 108 आपके अंदर टोटल पोस्ट है। यहां पर इसमें आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर 107 पोस्ट है। बैकलॉग की वैकेंसी है एक। यहां पर बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है, जैसे लास्ट टाइम पर वैकेंसी आई थी उस टाइम पर किसी और कैंडिडेट ने मान लो कहीं और पर सिलेक्शन हो गया, मल्टीपल एग्जाम में सिलेक्ट हो गया तो उससे वहां अब फाइनल सिलेक्ट होने के बाद में ज्वाइन नहीं किया जिस स्टूडेंट ने, ठीक है। तो वहां से वो कैंडिडेट अगर एक सीट खाली रही तो वो बैकलॉग वैकेंसी के अंदर आती है आपकी, ठीक है ना। तो मतलब लास्ट ईयर वैकेंसी थी उसको आगे प्रोसीड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बैकलॉग वैकेंसी के अंदर और रेगुलर वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी है अलग से कोई वैकेंसी है, वही वैकेंसी लास्ट टाइम पर वैकेंट रह गई थी अगली साल वाली वैकेंसी के अंदर उसको इंक्लूड किया गया, सिंपल सी बात है। तो यहां पर टोटल आपके सामने 107 वैकेंसी है और एक वैकेंसी टोटल 108 वैकेंसी है आपकी नॉन टीएसपी के अंदर। इसमें भी फीमेल और आपकी मेल अलग अलग पोस्ट ओपन कंपटीशन है जिनके अंदर मेल फीमेल दोनों यहां पर कंपटीशन करेंगे वो टोटल 28 पोस्ट है। फीमेल के अंदर अलग से और आपको यहां डिस्क्राइब किया गया है। ओपन के अंदर विडो के अंदर और जो डाइवोर्स है उनके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहां पर आपको जो सीट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लास है उनके अंदर ओपन कंपटीशन में मेल फीमेल दोनों यहां पर कंपटीशन करेंगे और फीमेल के लिए रिजर्वेशन अलग से यहां पर है। और फीमेल कैटेगरी के अंदर कट ऑफ में बोल रहा हूं फाइनल कट ऑफ के अंदर भी 10 मार्क्स मोर देन 10 मार्क्स का डिफरेंस रह जाता है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की बात कर रहा हूं। फीमेल के अंदर यहां पर 10 मार्क्स का आपको डिफरेंस मिलेगा, मतलब 10 नंबर तक कम जाती है फीमेल की कट ऑफ, ठीक है ना। तो यहां पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया सबके लिए, एमबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। इन्हीं सब के लिए यहां पर अगर रिजर्वेशन की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और यहां पर ओबीसी कैटेगरी और एससी और एसटी इनके अंदर भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जो विकर सेक्शन अपन बोल करके चलते हैं उनके लिए आप यहां पर दोनों नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर होने चाहिए। मतलब आपके सामने जो इनकम सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है ना, बनाया हुआ। तो अगर क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर आते हैं तब उनको
ओपन के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो इन सब के लिए रिजर्वेशन यहां पर अलाउड है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए कितनी सीटें हैं रेगुलर और बैकलॉग के अंदर, ये आपको दिया गया है यहां पर। जो मैकेनिकल के अंदर स्पेसिफिकली जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए रेगुलर के अंदर 1 है और बैकलॉग के अंदर कोई वैकेंसी नहीं, टोटल 1 वैकेंसी है, ठीक है ना। इसी प्रकार नॉन टीएसपी के अंदर टोटल रेगुलर 2 वैकेंसीज हैं, कंप्लीटली 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर इनके एक बैकलॉग के अंदर टोटल 108 प्लस 2 110 वैकेंसीज हो गई। 2 वैकेंसी तो ये आपकी नॉन टीएसपी आपके टीएसपी एरिया के अंदर और 108 वैकेंसीज नॉन टीएसपी के अंदर है, ठीक है ना। तो टोटल अपने पास में 110 वैकेंसी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अलग से इन्होंने लिख करके दिया हुआ है आपकी पूरी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है ना। तो फीमेल के लिए मैं स्पेशली बता देता हूं, फीमेल की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ के अंदर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो रहता ही रहता है, मोर देन 10 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, 10 मार्क्स से भी ज्यादा का डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। इसके बाद में अपने यहां पर सैलरी के बारे में दिया हुआ है। तो सैलरी भी ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर 33,800 पर मंथ यहां पर दिया जाएगा। जैसे ही आपका ट्रेनिंग का टाइम पीरियड पूरा होता है उसके बाद में सारे अलाउंस हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये सैलरी के बारे में दिखा है। इसके बाद में है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है भाई, यहां पर मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल के लिए आपको बीटेक होना है, बीटेक की डिग्री, ठीक है ना। बीटेक की डिग्री, बी या बीटेक की डिग्री है वो आपके पास में होनी चाहिए। अब चाहे भले से जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं वो भी अलाउड है, मतलब आपने डिप्लोमा किया है और उसके बाद में बीटेक किया है, लेकिन बीटेक यहां पर अकेला डिप्लोमा है वो एलिजिबल नहीं है। बीटेक कंपलसरी है, 4 ईयर फुल टाइम यहां पर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। तो केवल और केवल बीटेक को अलाउड किया जाता है। यहां पर जो आरवीएनएल है वो जयन पोस्ट के लिए डिप्लोमा स्टूडेंट को अलाउड नहीं करता है, बीटेक यहां पर कंपलसरी है, ठीक है ना। तो बीटेक होना चाहिए। इसके बाद में कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे उनको हिंदी का देवनागरी स्क्रिप्ट है और जो राजस्थानी कल्चर है उसका नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको एज ए पेपर के अंदर भी यहाँ पर जो राजस्थानी यहाँ पर अपना पूरा जीके का पार्ट है राजस्थान का वो आपको पूछा जाएगा और साथ में आप वर्किंग एनवायरनमेंट में वहां पर काम करते हो तो उसके लिए बोला गया है कि आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए राजस्थानी कल्चर का, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ये जो है यहाँ पर आपने कोई अगर जो मैरिड है उनके लिए है कि भाई जो डोवरी वगैरह नहीं ली हो, आपने दहेज वगैरह नहीं लिया हो, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में कैरेक्टर के रिगार्ड दिया गया है। फिजिकल फिटनेस है, इसकी मैं नेक्स्ट चर्चा कर लूंगा। फिजिकल फिटनेस के लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं जो आगे बॉक्स बना करके दिया गया है। एज की अगर बात करें तो एज 21 ईयर मिनिमम, मैक्सिमम 40 ईयर, इसके बाद में एज रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो यंग से बुजुर्ग तक सब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। 21 ईयर से 40 ईयर तक, ठीक है ना। ये आपका एज का क्राइटेरिया है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद में एज रिलैक्सेशन भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिकल के लिए केवल और केवल आरवीएन पार्ट ले रही है, ठीक है ना। जो जनरेशन यूनिट है वो पार्ट ले रही है और 40 ईयर यहाँ पर है, ठीक है ना। इसके बाद में एज का रिलैक्सेशन भी है, बाकी सबके लिए कैटेगरी वाइज एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर लिख करके दिया गया है, ठीक है। अपर एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन है, ये सारा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सब जो रिजर्व जो कैटेगरी है उनके लिए 1 बाय 1 सारा यहां पर लिख करके दिया गया है रिजर्वेशन का कंप्लीटली, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट देखना। जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो न्यू फाइनेंशियल ईयर का अपना बनवा करके रखना भाई सर्टिफिकेट आपका फाइनेंशियल ईयर का, न्यू फाइनेंशियल ईयर इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका सर्टिफिकेट आपका रेलवे के अंदर भी काम में आएगा, यहां पर भी काम में आना है। तो फाइनेंशियल ईयर का अपडेटेड आपके पास में होना चाहिए। और जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी के अंदर भी जो नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी के अंदर आते हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो क्रिमिलियर के अंदर है उनको तो रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के अंदर है उनके पास में, क्योंकि स्टेट का आपका एग्जाम है, स्टेट की रिक्रूटमेंट है, तो आपके पास में जो सर्टिफिकेट है वो भी स्टेट का ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टेट ओबीसी के अंदर आप बिलोंग करते हैं तब आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अपडेटेड रखना, मुश्किल से 2 दिन का काम है ये, तो इसको आप अपडेटेड मतलब 6 मंथ वैलिडिटी की मान करके चलते हैं, 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 मंथ आप बना करके रखो, लेटेस्ट बना करके रखो। आपके नेक्स्ट भी काम में आना ओबीसी आप सेंट्रल और स्टेट दोनों का बना करके रखो, ताकि रेलवे के अंदर आपका सेंट्रल वाला काम में आ जाएगा, यहां पर स्टेट वाला काम में आ जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए। बाकी एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके पास में एटलीस्ट वो सर्टिफिकेट यहां पर आपके सामने इश्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंप्लीटली लिखा गया है यहां पर रिगार्ड जो है
रिजर्वेशन के, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है जो कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग है उनके पास में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी डिटेल यहां पर लिख कर दी गई है। इसके बाद में यहां पर आपको जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए यहां पर जो है कंप्लीट डिटेल लिख करके दी गई है कि कौन कौन सी डिसएबिलिटीज हैं वो अलाउड है यहां पर 1 बाय 1, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट डिटेल है कि यहां पर आप अप्लाई किस डेट के अंदर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 अगस्त से स्टार्ट है एप्लीकेशन फॉर्म और 25 अगस्त तक चलेंगे, ठीक है ना। तो 5 अगस्त मतलब आज से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 25 अगस्त तक चलेंगे। ये डेट आगे बढ़ेगी या फिर और है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट रहता है इसके बाद में, क्योंकि यहां पर कंडक्टिंग एजेंसी आईबीपीएस है तो काफी फास्ट यहाँ की प्रोसेसिंग रहती है। केवल और केवल आपके सामने 20 दिन का टाइमिंग दिया जाएगा। 5 तारीख से 25 तारीख तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का यहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट डिटेल है वो आपको दी गई है कि जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ आपको लाइव भी कैप्चर करना है और साथ में अपलोड भी करना है। उसके बारे में अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, फोटोग्राफ की अलग से बात करें तो फोटोग्राफ आपके सामने साइज दिया है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अलग से आप इसको सेव करके रखो। अपना सिग्नेचर है वो आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए, कैपिटल के अंदर कभी भी साइन नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद में थंब इंप्रेशन आपको व्हाइट पेपर पर ब्लू या फिर ब्लैक इंक से। थंब इंप्रेशन का मतलब क्या है, आपने स्याही लगाया थंब पे और टिका दिया यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे तो बुजुर्ग लोग करते थे पहले, सिग्नेचर नहीं करने आते थे, थंब का इंप्रेशन यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। तो राइट और लेफ्ट यहाँ पर आपको लगा लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, तो आपको लेफ्ट थंब वाला इंप्रेशन यहाँ पर लगाना है। उसका अपना इमेज जो भी आपको बोला गया है कि जेपीजी फॉर्मेट के अंदर है, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर अपलोड करना है। उसके बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन है क्या चीज, इसको आपको कैपिटल लेटर्स के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है ना। क्या है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आपको टेक्स्ट है यहां से लेकर के यहां तक, इसको लिखना है आपको एज इट इज होना चाहिए। आई देन आपको यहां पर स्पेस दिया गया, यहां पर आपको नाम लिखना है। जैसे यहां पर कोई भी कैंडिडेट है, जैसे अशोक कुमार लिखता हूं तो अशोक कुमार, उसके बाद में जो आगे लिखा है hereby declare all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. Then double dot यहां पर लगा करके आपको डैश लगा करके डॉट लगाना, ठीक है। कंप्लीट एज इट इज रहना चाहिए। ये डिक्लेरेशन आपको व्हाइट पेपर पर लिखना है, उसके बाद में इसको आपको अपलोड करना होगा। तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपके सामने, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने डिटेल है एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में जो आपको डिटेल्स इंटर करनी है उसके बारे में 1 बाय 1 यहां पर स्टेप बाय स्टेप लिख करके दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट किया जाएगा। आपका लास्ट आपका एप्लीकेशन की फी, जो ओपन कैटेगरी स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए 1000 रुपए आपके इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब बैंक चार्ज है वो अलग से लगेंगे। उसके अलावा आपका जीएसटी अलग नहीं लगेगा। इसी में इंक्लूड है 1000 रुपीज आपको फी के पे करने होंगे। अदर कैटेगरी स्टूडेंट है जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, उनको हाफ फी जो है फी है वो पे करनी पड़ेगी 500 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी। बैंक चार्जेस जो आपके लगते हैं वो अलग से यहां पर लगेंगे, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट यहां पर किस ड्यूरेशन के अंदर आप फिल कर सकते हैं, ये आपको डेट 5 तारीख से 25 तारीख जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वही रहने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, जो नॉन क्रिमिलेयर है उन्हीं को आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप अगर क्रिमिलेयर कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप ओबीसी के अंदर जो अगर क्रिमिलेयर है उस टाइम पर आपको जो है यूआर के अंदर ओपन कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में जो पेमेंट की फी है वो ऑनलाइन रहेगी, आपका कोई भी अलग से है यहां पर आपको ऑफलाइन टाइप फी पे नहीं करनी है। जो पेमेंट है इसका दिया गया है डेबिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, इन सब से आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन फी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एग्जाम सेंटर के रिगार्ड कि एग्जाम सेंटर कहां कहां होंगे। तो एग्जाम सेंटर आपको 6 एग्जाम सेंटर है वो दिए गए हैं। और कहां पर है एग्जाम सेंटर, सारे के सारे एग्जाम सेंटर राजस्थान के अंदर है। और इन 6 में से अगर यहां पर पॉसिबल हुआ कि आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 6 भर देना है, अगर इनको लगता है कि वहां पर सीट अलॉट नहीं है तो इन 6 के अलावा भी दे देंगे, इनकी मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन आपको 6 की प्रेफरेंस भरनी है एटलीस्ट जो आपको सेंटर दिए। और सारे एग्जाम सेंटर कहां पर है, केवल और केवल राजस्थान के, आउट ऑफ राजस्थान कोई एग्जाम सेंटर नहीं है। क्लियर है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहां पर गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है आपको
और नेक्स्ट थंब इंप्रेशन है, उसके लिए लिखा गया है सिग्नेचर के लिए आपको स्पेसिफिक फोटोग्राफ इमेज है, उसके लिए अलग से 1 बाय 1 किस फॉर्मेट के अंदर आपको फोटो है वो अपलोड करनी है। फाइल का टाइप भी दिया गया है, मतलब फ्लैश नहीं आना चाहिए और आपको रिलैक्स फेस के साथ में अपलोड करनी है, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स जो है फोटोग्राफ के लिए आपको 1 बाय 1 करके लिखी गई है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है इसकी साइज डायमेंशन आपको दी गई है पिक्सल के अंदर 200 गुना 230 इस पिक्सल के अंदर आपको इमेज को अपलोड करना है और फाइल की साइज क्या रहेगी 20 KB से लेकर के 50 KB तक आपकी इमेज की साइज रहेगी, जो लेटेस्ट आपकी फोटोग्राफ यहां पर रहनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि आपको फोटोग्राफ लाइव कैप्चर करनी है, एक तो आपको अपलोड करनी है, दूसरी लाइव कैप्चर करनी है। तो लाइव कैप्चर करने के लिए क्या क्या आपको अलग से यहाँ पर डिटेल्स हैं उनको दी गई, कैसे कैप्चर करना है लाइव कैप्चर। तो एक तो वही सेम रेलवे की जैसे ही वहां पर लाइव कैप्चर ही होती थी, यहाँ पर लाइव कैप्चर भी करनी है और अपलोड भी करनी है, ठीक है ना। इसके बाद में कौन कौन सी चीजें करनी है और नहीं करनी है, अलग अलग यहाँ पर फोटो कैप्चर करने के दौरान आपको लिख करके दिया गया है 1 बाय 1 चीजें। सिग्नेचर अगर वो आप बात करें तो सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक से करना है और व्हाइट पेपर पे करना है, ठीक है ना। तो ब्लैक इंक कंपलसरी है, लिखा गया है कि ब्लैक इंक से होना चाहिए और व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, ठीक है ना। रनिंग हैंड के अंदर होते हैं, वही जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। डायमेंशन आपको लिख करके दी गई है और फाइल का साइज कितना 10 से 20 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए, ठीक है। और थंब जो है लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है वो ब्लैक के अंदर भी कर सकते हो या फिर ब्लू इंक के अंदर भी कर सकते हो। सिंपल सा शाई लगाई और इंप्रेशन देने जो थंब के इंप्रेशन है वो आपके आने चाहिए, सिंपल सी बात। क्लियर है। ये आपको फोटो थंब के इंप्रेशन लिए, उसके बाद में आपने स्कैन डॉक्यूमेंट है उसको जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर लिया। फाइल की साइज कितनी रहेगी 20 से 50 KB के बीच में जो थंब का इंप्रेशन है उसके लिए, ठीक है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन मैंने आपको बताई दिया, एज इट इज लिखना है, डबल डॉट लगाएंगे यहां पर आई, यहां पर आप अपना नेम लिखोगे, उसके बाद में एज इट इज स्टेटमेंट लिखना है। इसका आपको कैपिटल लेटर के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कैपिटल लेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। बाद में आप जेपीजी फॉर्मेट के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे स्कैन डॉक्यूमेंट्स को, और स्कैन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बोला गया है 200 DPI के अंदर। जनरली 100 DPI के अंदर अपन जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स करते हैं, यहाँ पर स्पेशली बोला गया आपको 200 DPI के अंदर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के लेना, जो स्कैन का रिजोल्यूशन है उसके डॉट्स पर इंच कितने होने चाहिए, दैट इज 200। जनरली अपन 100 के अंदर ही करते हैं, यहां पर 200 के लिए बोला गया है। तो जो रिक्वायर्ड साइज है ताकि रिजोल्यूशन है बढ़िया रहे, आराम से आपका डॉक्यूमेंट दिखे, साइज है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और साइज है फाइल की यहां पर दी गई है जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसके लिए 50 KB से 100 KB के बीच के अंदर होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहां पर अपलोड करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है जो डाउनलोड कॉल लेटर है उनके रिगार्ड यहां पर आपको दिया गया है कि आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे क्या क्या साथ के अंदर लेकर के आने हैं, उसके लिए लिखकर दिया गया है। नेक्स्ट है जो लाइसेंस आपको बोला गया है कि लर्निंग जो ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर राशन कार्ड है वो यहाँ पर वैलिड ID प्रूफ नहीं होंगे, मतलब आपको एग्जाम सेंटर के बाहर इन ID प्रूफ को लेकर के नहीं आना है कि लर्निंग लाइसेंस ले आए आप या फिर राशन कार्ड ले आए, ये आपके वैलिड नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है जो फीमेल है जो मैरिड है तो उनको अगर नेम के अंदर चेंज हुआ है तो उसके रिगार्ड कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर के आना है, ठीक है। चलिए अच्छा, मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा और मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, तो यहां पर 60% वेटेज तो आपके टेक्निकल पार्ट का रहेगा, टेक्निकल पार्ट का रहेगा, और जो 40% वेटेज है जो पार्ट बी के अंदर होगा वो नॉन टेक्निकल पार्ट होगा। तो नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर कौन कौन से यहां पर सब्जेक्ट इंक्लूडेड है उनके बारे में चर्चा करते हैं। और लास्ट टाइम पर बोल रहे थे कुछ कैंडिडेट जो मैथ्स है उनको रिप्लेस कर दिया गया था, इस बार वापस से आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है। और ये कौन सी मैथ्स है, 12th की मैथ्स आएगी आपके, कौन सी मैथ्स है 12th लेवल की मैथ आएगी। किस टाइप से, जो लास्ट टाइम के अगर मैं डिस्कशन करूं तो यहां पर आपको रीजनिंग से 8 क्वेश्चन है, मैथ से 8 है आपके 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जीके की बात करें तो स्पेशली राजस्थान जीके को आपको ज्यादा हाईलाइटेड वे के अंदर पूछता है, इंडिया और राजस्थान दोनों इंक्लूडेड रहते हैं जीके के अंदर, ठीक है। टोटल आपको 36 क्वेश्चन। अच्छा, जनरल साइंस से अगर बात करें तो जनरल साइंस से भी आपके सामने टोटल 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टाइप से रहते हैं। जनरली हिंदी से 8 और यहां से भी 8, तो टोटल आपके सामने 80 यहां पर क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, टोटल 80 मार्क्स के आपके सामने क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। 8 या 24, 8 हो गए 32 और 36 ये और 12 ये हो गए, ठीक है। 6 2 8 2 10 3 3 6 7 और 1 8 80 हो गए टोटल, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कंप्लीटली कि जो रीजनिंग मैथ्स के लिए आपको देखो लिख करके भी दिया गया बाकायदा,
यहां पर मैं बता देता हूं आपको। रीजनिंग के अंदर देखो, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के अंदर आपको टॉपिक्स लिख करके दिए गए हैं। मैथ्स है वो आपकी 12th लेवल की रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, जनरल नॉलेज और जो एवरीडे साइंस है, जो डेली लाइफ साइंस है, उसके अंदर आपको बोला गया है कि स्पेशली राजस्थान को फोकस किया जाएगा जीके के अंदर, ठीक है ना। राजस्थान को स्पेशल फोकस किया जाएगा। उनके अलावा इंडिया जीके भी आपको पढ़ करके चलना है, लेकिन राजस्थान से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, मतलब पूरा जो पार्ट रहेगा जीके का वो इंक्लाइंडेड रहेगा राजस्थान की तरफ, ठीक है ना। इसके बाद में जनरल हिंदी से 10th लेवल की है, इंग्लिश भी 10th लेवल की है, लेकिन ये जो आपका पेपर का कंडक्टिंग एजेंसी है वो आईपीपीएस है, तो पेपर का लेवल नो डाउट यहां पर आपके सामने नॉन टेक्निकल पार्ट का काफी हाई रहेगा, मतलब नॉर्मल लेवल से अपलिफ्टेड रहेगा। जो बैंकिंग का लेवल है उसके अराउंड लगभग आपका यहां पर जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो रहता है, ठीक है। और पार्ट बी का आपको पेपर है, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के अलावा बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी का हिंदी के अंदर रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश के अंदर, बाकी जो पार्ट है वो बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर रहेगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, केवल और केवल रिटर्न एग्जाम है। इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग यहां पर हर क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीटली। अच्छा, डिग्री का जो सिलेबस है वो अलग से मेंशन नहीं किया गया है, डिग्री लेवल सिलेबस अलग से मेंशन नहीं किया गया है। कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से आपको इंक्लूड करने हैं, उनको अलग से अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बीटेक का आपका कंप्लीट डिग्री लेवल सिलेबस है उसको मेंशन नहीं करके देता है, और ना ही अलग से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करता है कि भी सिलेबस का अलग कोई डॉक्यूमेंट आएगा, स्टैंडर्ड सिलेबस केवल लिख करके देता है, ठीक है ना। तो ये आप कंप्लीटली यहां पर 80 प्लस 60 इस प्रकार से 140 क्वेश्चन का अपना रहता है यहां पर, कि आपको टोटल 80 क्वेश्चन तो यहां से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यहां से 60 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 120 मार्क्स, तो 120 और 80 200 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है। मिनिमम यहां पर अगर आप बात करें अपन कि ओपन कैटेगरी के अंदर 30% मार्क्स आने चाहिए, मतलब अगर 30% से कम ओपन कैटेगरी के अंदर रहते हैं तो भले ही से वैकेंट सीट चली जाए बैकलॉग के अंदर नेक्स्ट टाइम पर आ जाएगी, लेकिन इससे कम आते हैं तो कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 20% मार्क्स है, ठीक है ना। तो ये तो केवल और केवल बोलने के लिए है। आपका जो मैंने बताया था कि लगभग आप मान करके चलना कि 150 प्लस का आप टारगेट लेकर के चलोगे आउट ऑफ 120, ठीक है ना, जिसमें से लगभग आप जो है 115 प्लस तो टेक्निकल के अंदर और 40 प्लस है वो नॉन टेक्निकल जो पार्ट बी के अंदर या पार्ट ए के अंदर, ठीक है ना। तो आपको 150 से प्लस स्कोर है उसको टारगेट लेकर के चलना है। और फाइनल मेरिट लिस्ट है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए, ऐसे नहीं केवल और केवल टेक्निकल की मेरिट लिस्ट बनेगी, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को इंक्लूड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है ना। कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल और केवल इन्हीं के बेसिस पर आपको, ठीक है। तो दोनों है पार्ट ए पार्ट बी, दोनों के यहां पर आपके नंबर हैं वो जुड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं वो यहां पर लिखे गए हैं। अच्छा, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वो एलिजिबल है या फिर नहीं है, वो भाई एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस टाइम पर आपके सामने फाइनल आपके जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, डिग्री या प्रोविजनल डिग्री है, वो आपके सामने होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तब आप जो है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनको भी क्लियर रखना है अपनी कि बीटेक फाइनल ईयर है वो एलिजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको जिस टाइम पर डिग्री होगा तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के रखने हैं अपने, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट जो डिटेल्स हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिख कर दिया गया है। 5 अगस्त से आज से स्टार्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, 25 अगस्त तक चलेगा। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कत आती है तो ये आपको नंबर दिए गए कि कौन से नंबर है 9414056655, इन नंबर पर कॉल करके आपको अपनी दिक्कत परेशानी, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्ड आपको दिक्कत है, कोई भी इरेगुलरिटी आ रही है, फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो यहां पर आपको कांटेक्ट करना है। कितने टाइमिंग में? सुबह 10 से शाम को 5 बजे के बीच में। इसके बाद में ये ऑफिस टाइम है, इनके बाद में वर्किंग टाइम के बाद में आपको यहां पर फोन कॉल है वो रिसीव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो आपके हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एग्जाम सेंटर कौन कौन से हैं? सारे एग्जाम सेंटर राजस्थान के अंदर हैं। अजमेर है, अलवर है, भरतपुर है, बीकानेर है, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर, ये सारे एग्जाम सेंटर हैं जिनमें से 6 आपको सेलेक्ट करने हैं।
इनको सही लगा 6 में से है सीट, तब तो हम 6 में से दे देंगे, इनकी मर्जी है 6 के अलावा भी दे देंगे। सिंपल सी बात है, आपको अपनी प्रेफरेंस लगा करके रखनी है। सिंपल सा इनका बोला हुआ है कि 6 आप भरो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, हमारे को सही लगा हम उनमें से दे देंगे, नहीं दिया 6 में से कोई दूसरा दे देंगे, आपको मानना पड़ेगा। सिंपल सी, ठीक है। चलिए, तो ये सारा कंप्लीट यहां पर अपना डिटेल था जो एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्ड और जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसकी अपने कंप्लीट डिस्कशन किया। और यहां पर देखना आप साथ के अंदर आप जो जिस टाइम पर अप्लाई करोगे उस टाइम पर देखना, यहां पर आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर जनरली जिन जिन आपको प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान, वो सारे क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। मान लो इनमें से आपका क्वेश्चन नहीं है तो वो फोन नंबर दिए गए हैं, वहां पर कॉन्टेक्ट करके यहां आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रख सकते हो। बाकी जनरल जो क्वेश्चन है जिनके अंदर प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने के दौरान, वो यहां पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर आपको लिख करके पीडीएफ फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर लिख करके दिया गया है, जो कैंडिडेट को एक बार पढ़ लेना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट आपको गाइडलाइन दी गई है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि आपको जो डॉक्यूमेंट इमेज अपलोड करनी है, आपको सिग्नेचर और जो थंब इंप्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, उनके लिए क्या क्या साइज होनी चाहिए। जैसे फोटोग्राफ है उसके लिए साइज दे दिया, आपको किस टाइप का इंप्रेशन जो बनाकर कैप वगैरह है या फिर जो डार्क ग्लासेस हैं वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब आपने कैप लगा कर फोटो खिंचवा ली है या फिर ग्लासेस के साथ में खिंचवा ली है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कंप्लीट डिटेल है फोटोग्राफ के लिए। इसी प्रकार से लाइव कैप्चर करोगे फोटोग्राफ, उसके लिए साथ के अंदर जो आपको इमेज है सिग्नेचर की इमेज है उसके लिए ब्लैक इंक के अंदर करना है, कंप्लीट डिटेल यहां पर दे दी। थंब इंप्रेशन है उनके लिए, थंब इंप्रेशन मतलब शाई लगा करके आपको इंप्रेशन करना है और उसके बाद में जो है यहां पर जेपीजी के अंदर आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स करके ये आपको जो साइज दी गई है उसके अंदर अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहां पर आप अपना नेम एंटर करोगे और ये कंप्लीटली आपको हैंड रिटन लिखना है, कैपिटल के अंदर नहीं होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड साइज है उसके अंदर आप बनाओगे, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर इसको अपलोड करोगे, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको तैयार रखने हैं, उसके बाद में आपको फॉर्म है उसको अपलोड करना है, ठीक है ना। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको लिख करके दिए गए हैं, ठीक। तो ये सारी डिटेल है एप्लीकेशन फॉर्म जहां पर आप अप्लाई करते हो तभी दी गई। हाउ टू अप्लाई के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है यहाँ पर कंप्लीटली। वही डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर कैसे सबमिट करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म की फी क्या होगी, कंप्लीट डिटेल दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी डिटेल्स हैं आपको, डॉक्यूमेंट्स हैं साथ में अपलोड किया गया है यहाँ पर, और डेट्स हैं वो मेंशन की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से स्टार्ट है, क्लोज कब होंगे 25 तारीख को, एडिट कब तक कर सकते हैं यहाँ पे 25 तारीख तक, प्रिंट लेने का 9 तारीख को आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का। ऑनलाइन फी है इसी ड्यूरेशन के दौरान 5 से 25 के दौरान आप फी है जो पे कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है जो स्टार्टिंग कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने अप्लाई पहले एक बार रजिस्टर कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, वो यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड के अंदर आपने डिटेल्स एंटर करोगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म पर डायरेक्टली रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट नोटिफिकेशन था जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इसके बाद में भी कोई भी दिक्कत होती है तो आपको समझ में नहीं आई है तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी मैंने आपके सामने लगभग डिटेल से इसको डिस्कशन किया है। काफी बढ़िया वैकेंसीज हैं नॉन टीएसपी के अंदर, टीएसपी के अंदर अलग अलग आपको 110 वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या क्या आपके सामने एग्जाम पैटर्न है, आपको कंप्लीटली 60-40 का रेशियो है, मैथ्स आपको इंक्लूड की गई है। लास्ट टाइम पर बोले कि मैथ्स को स्किप कर दिया गया, हटा दिया गया। राजस्थान जीके का वेटेज है 36 से लेकर के 44 कर दिया गया था, तो उसको यहाँ पर 8 नंबर अलग से लिख कर दिया गया है अभी तक आपको, ठीक है ना। तो इसके अलग से भी अपन डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस क्या आएगा आपका जो डिग्री लेवल के लिए बीटेक के अंदर क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है उसको अलग से भी अपन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन का डिस्कशन था, तो इसके रिगार्ड कोई भी दिक्कत होती है तो आप अलग से कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।